ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम एक कुंडली की एनालिसिस करेंगे। ये कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और इसका फलादेश कैसे निर्धारित करते हैं हम लोग, कैसे इसका हम भविष्य का कथन करते हैं, ये हम इसमें आपको बताएंगे। वर्गो असेंडेंट होरोस्कोप प्रेडिक्शंस। तो जो वर्गो असेंडेंट होते हैं, कन्या राशि के लोग, कन्या लग्न राशि के लोग, तो इसमें कन्या हाथ में हाथ में दिया लिए हुए नाव पे सवार, और इसका जो ग्रह है वो बुध है। उच्च भी इसी राशि में होता है और इसकी ये स्वराशि भी है और इसकी दूसरी राशि जेमिनी है। इसका ये कॉन्स्टलेशन का सिंबल है, ये जूडियक सिंबल है और इसका एलिमेंट अर्थ है, पृथ्वी। जातक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम और जन्म दिनांक नहीं बताए गए हैं। यहाँ पे लग्न कन्या है, राशि कर्क है, नक्षत्र पुनर्वसु, चौथा चरण, जिसका स्वामी गुरु है। इसके मतलब जिस दशावर्ष में इनका जन्म हुआ वो है गुरु, जो कि चला है 1994, 1/6/1994 तक। तिथि द्वादशी शुक्ल पक्ष को जन्म लिया, इसका मतलब चंद्र मजबूत था। योग उस समय सौभाग्य था, बहुत अच्छा योग था। करण भव था। यहाँ ये चार्ट है, लग्न चार्ट है। कन्या इसमें लग्न में है। शुक्र आप देख सकते हैं उच्च का है, गुरु भी उच्च का है, चंद्र स्वराशि है, बुध यहाँ पे अस्त है, शनि भी स्वराशि है। कुल मिला के ये कुंडली बहुत ही अच्छी है। तो कन्या लग्न में लग्न की जब शुरुआत हुई है 0 डिग्री 20 मिनट, सूर्य 12 डिग्री, चंद्र 0 डिग्री 36 मिनट, मंगल 18 डिग्री 25 मिनट, बुध 8 डिग्री 54 मिनट, गुरु 11 डिग्री 86 मिनट, शुक्र 10 डिग्री 12 मिनट, शनि 8 डिग्री 20 मिनट, राहु 2 डिग्री 27 मिनट, केतु 2 डिग्री 27 मिनट। और यह विंशोत्तरी दशावर्ष है। गुरु जन्म से लेके 1/6/1994 तक था। शनि 1/6/2013 तक था और उसके बाद बुध की दशा लग गई, जो कि कंप्लीट होगी 1/6/2030। उसके बाद केतु 1/6/2037, और यह इस तरह से चलता रहेगा। अब इन दशाओं के अंदर अंतरदशा आप देख सकते हैं। बुध के अंदर राहु, राहु के अंदर राहु 15/4/23। उसके बाद गुरु प्रत्यंतर दशा में आएगा 17/8/23। और ये चलते हुए इस समय जो चल रहा है वो है बुध का दशावर्ष है, राहु की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा फिर से बुध की है 23/5/24 तक। तो ये पूरा है। अब ये एनालिसिस में हम इसको पूरा रीड करेंगे, कब कौन सी चीज कब होगी, किसकी दशा में होगी, वो यहीं से पता चलता है। तो ये लग्न चार्ट आपने देख लिया है। आप नवांश चार्ट भी देख लें। लग्न और नवांश में क्या अंतर होता है? लग्न राशि 30-30 डिग्री की होती है। फिर हम उस राशि के 9-9 हिस्से कर देते हैं, उसे हम नवांश कहते हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक हिस्सा आता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नवांश जो कुंडली होती है वो सूक्ष्म कुंडली है। उसमें हम लोग सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब नवांश कुंडली बनी तो इसमें क्लियरली पता चला कि जो लग्न कुंडली में आप देख रहे हैं कि बुध सूर्य साथ में है, कुंभ राशि में है, छठे हाउस में है, पर नवांश में बुध सूर्य से अलग हो गया है और सूर्य राहु के साथ आ गया है मकर राशि में और हाउस नंबर 1 में, और उसके जस्ट अपोजिट चंद्र केतु के साथ आ गया है अपनी ही राशि में, कर्क में। तो एक तरह से देखा जाए राहु केतु एक्सिस पे सूर्य चंद्र हैं, तो ये एक ग्रहण योग बन रहा है। नवांश कुंडली में ग्रहण योग बन रहा। स्थूल रूप से जब लग्न कुंडली को अध्ययन करते हैं तो उसमें ये चीज नहीं नजर आ रही है। अब हम लोग हाउस वाइज स्टडी करेंगे, एक एक हाउस स्टडी करेंगे। हाउस नंबर 1 और 10
1 नंबर हाउस और 10वां हाउस इसलिए एक साथ स्टडी कर रहे हैं क्योंकि 6 और 3 इनका स्वामी बुध है। वही आपका लग्नेश भी है। इस कुंडली का लग्नेश क्योंकि 6 नंबर राशि कन्या लगी है, उसका स्वामी बुध है। क्योंकि ये लग्न है इसलिए वो लग्नेश हुआ। और लग्नेश की दूसरी राशि जेमिनी 3 नंबर। इसलिए 6-3 को हम एक साथ स्टडी करेंगे और 6-3 कहाँ है? प्रथम हाउस और 10वें हाउस में। इसलिए हाउस 1 एंड 10। आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है, अतः आप काफी विस्तार उन्मुख हैं। मतलब जो भी कार्य करते हैं पूरे डिटेल के साथ। यू आर केयरिंग इन नेचर। आप बहुत ही निरीक्षण व परीक्षण करते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले आपके कंट्रोल के बाहर जो चीज होती है उसे आप छेड़ते नहीं हैं। ठीक है? तो आप समरी में ध्यान दें तो ये एक तरह से बता रहा है गर्लिश नेचर। यू आर केयरिंग इन नेचर। गर्ल्स आर ऑलवेज केयरिंग इन नेचर। आप बहुत ही निरीक्षण परीक्षण करते हैं। आप शॉप्स पे जाइए, गर्ल्स एक सामान उठाएंगे, देखेंगे, फिर रखेंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर देखेंगे, फिर रखेंगे। कई बार निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही शॉपिंग। और जब उनके कंट्रोल से कोई चीज बाहर होती है तो उसे छेड़ते ही नहीं। तो कन्या और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो आपका लग्नेश और दशमेश होके छठे भाव में अस्त होके बैठा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य के कारण बुध अस्त हो गया है। और अस्त होने का कारण भी है, आप यहाँ पे डिग्री आपने देखा, बुध 8 डिग्री और सूर्य 12 डिग्री, दोनों के बीच में 4 डिग्री का अंतर है। 6 डिग्री से अंतर, 6 डिग्री से कम मान होने पे अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुध अस्त है। लग्नेश का मतलब आपका व्यक्तित्व या आप स्वयं बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध अस्त है, अतः शुभ परिणाम कम मिलेंगे और अशुभ परिणाम ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यह बैठा है सिक्स्थ अशुभ घर में। उसका नाम ही है, उसकी उसको एक्सप्लेन करते हैं छत विछत नाम से। बुद्ध की दशा शुरू हुई है 1/6/2013 से, खत्म होगी 1/6/2030 तक। इस दरमियान आपको बीमारी, गंभीर दुर्घटना, कोई दुख, किसी प्रियजन की मृत्यु, कर्ज या संपत्ति का नष्ट होना हो सकता है। क्योंकि बुद्ध स्वामी है नर्वस सिस्टम और स्किन का, अतः आपको चर्म रोग या मानसिक अवसाद होने के पूरे चांस हैं। आप कटु तीखे शब्द बोलते होंगे और जल्दी क्रोधित हो जाते होंगे, पर इसका फायदा प्रतियोगिता में मिलेगा, क्योंकि शत्रु को आप आसानी से हरा देंगे। क्योंकि बुद्ध कम्युनिकेशन का स्वामी है और अतः आप ऐसा जॉब करेंगे जहां बहुत सी पब्लिक से कम्युनिकेट करना पड़े। बुद्ध सूर्य को बुधादित्य योग बन रहा है, अतः आप बुद्धिमान होंगे और बुद्धिमानी से शत्रुओं को परास्त करेंगे। छठवें भाव का सूर्य बुद्ध के साथ विपरीत राजयोग बना सकता है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। पर यहाँ पे लग्नेश कमजोर होने से ये राजयोग नहीं बन पाएगा। अगर लग्नेश मजबूत होता तो ये विपरीत राजयोग बनाता। विपरीत राजयोग बनाने का कंडीशन होता है कि लग्नेश को स्ट्रांग होना चाहिए, स्वराशि या उच्च राशि में होना चाहिए। और तब कोई क्रूर ग्रह जब इन 6, 8, 12 में जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। सूर्य और बुध के बीच में 4 डिग्री का अंतर रहता है। बुध अस्त है, पर फिर भी दो ग्रह शुक्र और बृहस्पति उच्च होने के कारण आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, क्योंकि आपके गुरु और शुक्र दोनों ही उच्च हैं। आप इस कुंडली लग्न कुंडली में देख सकते हैं, शुक्र 12वीं राशि मीन राशि में उच्च का होता है, गुरु चौथी चंद्र की राशि में उच्च का होता है। अब हम हाउस नंबर सेकंड एंड 9 दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दूसरा और 9वां हाउस। क्यों? क्योंकि वहां पे 7 और 2 राशि लगी है। ये सेकंड हाउस है और ये 9th हाउस है। इनमें 7 और 2, और 7 और 2 मतलब तुला और वृष, दोनों का स्वामी शुक्र है। तो दूसरे और 9वें हाउस में तुला और वृष राशि का स्वामी शुक्र उच्च होकर 7th हाउस में मीन राशिस्थ है। सो मैरिज एंड लाइफ पार्टनर शुड ब्रिंग मनी, लक, फॉर्च्यून। उच्च शुक्र मतलब लक्ष्मी। अस्त लग्न बुध विष्णु को 7वीं पूर्व दृष्टि से देख रही है, अतः आपको हैंडसम हस्बैंड, ज्वेलरी, लग्जरियस व्हीकल और भरपूर वैवाहिक सुख जरूर मिलेगा। सेकंड हाउस संचित धन, संचित ज्ञान है और 9th हाउस भाग्य है। इनका स्वामी शुक्र आपका उच्च है, अतः शादी के बाद संचित धन, ज्ञान तथा भाग्य में वृद्धि श्योर है।
तो अब हम आएंगे हाउस 3 और 8, क्योंकि हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 8, इन दोनों में राशि लगी है वृश्चिक और एरीज, दैट इज मेष, और इन दोनों का स्वामी मंगल है। तो इसमें वृश्चिक और मेष राशि जिसका स्वामी मंगल 9वें हाउस शत्रु राशि वृश्चिक में बैठा, आप देख लीजिए। ये अपनी राशि में नहीं बैठा है, कहाँ बैठा है? वृष राशि में मंगल बैठा है वृष, और इसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और मंगल शत्रु है एक दूसरे, अतः मंगल कमजोर हुआ। पर मंगल कमजोर होना आपके लिए लकी है, क्योंकि 3 और 8 हाउस आर द बैड हाउसेस, दैट गिव्स अशुभ। पर मंगल के कमजोर होने से ये अशुभ फल कम मिलेंगे, इससे आपका फायदा होगा। ये जिंदगी में भटकाव कम होगा, बहुत ही कम भटकाव होगा, क्योंकि ये कम, अगर ये स्ट्रांग होता तो आप जरूर भटक जाते अपने रास्ते से। जिन अशुभ फलों से आप बच गए हैं, अब किन किन अशुभ फलों से बच गए हैं? भाई बहन और माता से संबंध खराब होने से आप बच गए हैं, क्योंकि तीसरा हाउस पराक्रम, सहोदर, भाई बंधुओं का होता है। शुक्र स्ट्रांग होता है तो वहां पे उनसे लड़ाई हो जाती है, शुक्र लड़ाई का सेनापति है। और यह 8वां हाउस जो है, यहाँ पे भविष्य में गुप्तांगों, प्राइवेट पार्ट्स के कुछ रोग होने के चांस हैं, क्योंकि अगर मंगल कमजोर हुआ तो इस राशि में अब जो रोग हैं वो अपने को शो कर सकते हैं। जब ग्रह कमजोर हो जाएगा तो अपने को एक्सप्रेस करेंगे। और ये जो 8वां हाउस है, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइवेट पार्ट्स को। इसका नाम ही है रंध्र, छिद्र। हम लोग स्टडी करेंगे हाउस नंबर 4 और 7। तो ये है आपका हाउस 4 और ये है 7। यहाँ राशियां लगी हैं 9 और 12, सजिटेरियस, पाइसेस। तो हाउस 4 माता का घर, वहां का सुख समृद्धि है। हाउस 7 शादी, पति पत्नी, काम वासना है, जहां क्रमशः धनु व मीन राशि है। इनका स्वामी बृहस्पति उच्च होके 11वें हाउस में है, अतः माता के घर में आपको बहुत सुख समृद्धि और सम्मान मिलेगा। 7वें हाउस अर्थात मैरिज का भी पूर्ण सुख है, पर केंद्राधिपत्य दोष के कारण शादी में देरी होगी, पर जब भी होगी चट मंगनी पट ब्याह होगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत उच्च है। आज की डेट में बृहस्पति की गोचर, प्रेजेंट डे डायनामिक पोजीशन ऑफ जुपिटर, मेष राशि में 21 डिग्री 40 मिनट 46 सेकंड है। ये 25 मार्च 2024 की बात हम कर रहे हैं। 25 मार्च 2024 को 21 डिग्री 40 मिनट 46 सेकंड पर बृहस्पति है प्रथम राशि में, मेष राशि। यह वृष राशि में प्रवेश करेगा 2 मई 2024 और रहेगा वृष में 30 मई 2025 तक। इस दरमियान यह 15 अक्टूबर से 1 मार्च तक वक्री भी होगा। यह सारी स्थिति आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपकी वृष राशि 9वें हाउस में है। वहां से बृहस्पति, अब ये है आपका लग्न चार्ट, ये है 9वें हाउस में 2 नंबर की राशि लगी है। आपकी ये स्टैटिक चार्ट है, पर डायनेमिक पोजीशन जिसे हम गोचर कहते हैं, गोचर में 2 नंबर में जुपिटर आएगा तो यहां पे आ जाएगा। तो अपनी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से लग्नेश को देखेगा, लग्न को देखेगा, तो अपनी शुभ दृष्टि डालेगा। अब जब बृहस्पति 2 मई 2024 को वृष राशि में आएगा, 2 मई 2024 तिथि नवमी को, और यह 6 मई को अस्त हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शुभ फल कम हो जाएंगे। पर यह पुनः उदित हो जाएगा 3 जून 2024 को, और तब से आपका शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो गोचर के हिसाब से हम फलन करने जा रहे हैं। आपकी इस कुंडली में गोचर का ग्रह फिट करते हैं, पोजीशन उसकी डालते हैं, तो बृहस्पति यहाँ आएगा, 5वीं दृष्टि पड़ेगी, तो जो अस्त है बुध, उसको ये स्ट्रांग कर देगा, अपना शुभ फल दे देगा। तो जब 5वीं दृष्टि से लग्नेश बुध था, तो आप पर शुभ अमृत कृपा से देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति।
तो 17/7/24 से 19/12/24, 17/7/24, 17 जुलाई 24 से 19 दिसंबर 24, जब बुध की दशा राहु की अंतरदशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा आएगी, तो आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। इसी तरह से 6/2/25 से 22/4/25 के बीच में बुध राहु चंद्र दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चंद्र की आएगी, तो उस समय भी क्योंकि आपका चंद्र उच्च है, शुभ है, तो इस समय में बृहस्पति की कृपा से शादी होने के पूर्ण चांस हैं। शादी का लेट होना कुछ हद तक आपके लिए सही भी रहा, क्योंकि इस हाउस में बृहस्पति और शुक्र दोनों ही उच्च के हैं, अतः एक से ज्यादा शादी के चांस बना रहे थे। पर लेट होने से अब एक ही का चांस है। देखिए, शुक्र शादी के भाव में बैठा हुआ है और वो भी उच्च होके, तो एक से ज्यादा शादी का योग बनाता है। पर लेट केंद्राधिपत्य दोष के कारण वो कम हो गया और अब एक ही शादी के चांस। ये हमने पंचांग पत्रा के इमेजेस लगा रखी हैं। आप देखिए, गुरु वृष राशि में आ रहा है 2 मई को। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुरु की नवमी के दिन 10/12/10 लिखा है, मतलब दूसरी राशि में प्रवेश करके। अब हम हाउस 5 और 6 को स्टडी करेंगे। 5 और 6 हाउस दिए हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शनि की राशियां 10 और 11 लगी, मकर और कुंभ। तो इनमें शनि की राशि मकर और कुंभ है, शनि और राहु मित्र हैं और अपनी ही राशि में है, अतः अच्छे फल देंगे, पर देर से। शनि के कारण आपकी शिक्षा इंजीनियरिंग फील्ड में होगी, क्योंकि वो आयरन, लोहे का उसका शुभ मेटल। पर राहु अधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण आपको अदर हायर पोस्ट के लिए प्रेरित करेगा। राहु के कारण मिसकैरेज होने के चांस हैं, क्योंकि ये संतान का हाउस भी कहलाता है, या संतान होने का देर से होने के चांस हैं। 6th हाउस कुंभ राशि में, अब हम शनि की दूसरी राशि कुंभ को स्टडी करते हैं। 6वें हाउस में कुंभ राशि में अस्त बुध और सूर्य है। बुध 6वें में अच्छा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यह 6वें का स्वामी है। तो आप पब्लिक डीलिंग और कम्युनिकेशन का जॉब करेंगे, क्योंकि यह 10th हाउस का कारक है। अतः बुध आत्मविश्वास का कारण बनता है। आप दूसरों की अपेक्षा ज्यादा विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं तथा जीवन में सभी कार्य नियम कानून से करते हैं, व्यवस्था पसंद जिंदगी। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ये जो त्रिशिदाय जिन्हें हम कहते हैं 3, 6, 11, ये ट्रायंगल एक्चुअली में बुध का ही है, क्योंकि 3 और 6 बुध की राशि है। नेचुरली बुध इनका स्वामी, तो बुध अपनी जगह पे पर अस्त है, एक ये कमी है। पर फिर भी वो अपने फल देगा, क्योंकि ये माना जाता है कि बुध सूर्य के साथ ज्यादातर रहता है, तो वो अपने अस्त होने का ज्यादा असर शो नहीं करता और अपने फल देता है। शनि पंचम भाव में राहु के साथ अपनी स्वराशि में है, अतः अपने स्वभाव के विपरीत यह डिले नहीं करेगा और शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं होगा, समय से पूर्व होगा। ज्यादातर ये देखा गया है कि शनि डिले करता है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो, क्योंकि सबसे दूर का ग्रह है, तो ये बहुत धीमे चलता है, तो सारे कार्य भी धीमे कर देता है। ये इसका नेचर है, स्वभाव है। और जब ये अपने ही हाउस में होता है, अपनी राशि में होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी ज्यादा हो जाती है, तब ये डिले नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में है। तो इसीलिए, क्योंकि ये 10वीं अपनी मकर राशि में है, इसलिए यहाँ शिक्षा का भाव है, तो ये शिक्षा में देरी नहीं करेगा, समय से पूर्व की। 6ठे हाउस में बुध और सूर्य एक साथ हैं, क्योंकि इस हाउस का नाम ही छत विछत, अर्थात यहाँ पर चोट, एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं। इस कारण इसे सूक्ष्मता से देखने के लिए नवांश कुंडली में देखना होगा, क्योंकि ये एक डेंजरस हाउस है। कि इसकी स्थिति क्या है? नवांश कुंडली में बुध सूर्य के साथ अलग हो गया। अब आप, बुध अस्त है, अब सूर्य चंद्र राहु के एक्सिस पर आ गए हैं और सूर्य पर राहु केतु के साथ मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि है। अब आप देख लीजिए, नवांश कुंडली में सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बुध सूर्य बुध अस्त है और 6वें 6वीं हाउस में है,
तो कोई खतरा हो सकता है। नवांश कुंडली में देखा तो सूर्य राहु के साथ आ गया, बुध दूर चला गया 12वीं में। एक तो वो अस्त है, ऊपर से दूर चला गया, तो सूर्य को बुध से कोई प्रोटेक्शन नहीं। अब सूर्य राहु के साथ हो गया, सूर्य पे केतु की दृष्टि है। चंद्रमा सेफ है क्योंकि वो अपने ही राशि में है, चंद्र चौथी राशि में उसका स्वामी है, वो सेफ है। तो इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर किस पे होगा? सूर्य पे होगा। तो राहु केतु के साथ मंगल की 8वीं दृष्टि है। अब 3 क्रूर ग्रह, तो ये बहुत ही विनाशकारी हो जाएगा। अर्थात सूर्य अर्थात पिता के लिए यह घातक होगा, और यह शनि की दशा में या गुरु की दशा में नहीं होगा, क्योंकि शनि त्रिकोण में है, इसलिए शुभ फल देगा। तथा गुरु भी शुभ है और उच्च का है, तय यह कार्य होगा बुद्ध की दशा में, क्योंकि बुद्ध अस्त है। बुद्ध की दशा में जब केतु की अंतरदशा लगेगी, तब यह दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य होगा, और सूर्य अर्थात पिता का एक्सीडेंट के कारण अंत हो सकता है। अब यह देखना होगा कि यह दशा कब लगेगी, क्योंकि आप पीछे देख चुके हैं कि यह दशा लगभग 2015-16 में बुध की दशा में केतु की अंतरदशा है। तो इस वक्त ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा मानना है, हो चुका होगा। अब हम लोग स्टडी करते हैं हाउस 11 एंड हाउस 12 को। तो हाउस 11 यह धन भाव है, यहाँ कर्क राशि में बृहस्पति, चंद्र और केतु हैं। आप देख सकते हैं ये लग्न है, 11वां हाउस है, चंद्र की राशि है, चंद्रमा वहीं पे है, तो स्वराशिस्थ हो गया। गुरु यहाँ उच्च का हो गया, वक्री भी है, और केतु के साथ में। तो बृहस्पति कर्क में उच्च होता है तथा चंद्रमा अपनी ही राशि में है, अतः ये दोनों आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति होगी, तथा आपके पति के पास भी होगी। शादी के बाद ये और बढ़ेगी तथा जीवन पर्यंत बढ़ती चली जाएगी। केतु की प्रेजेंस के कारण बाद के जीवन में आप काफी धार्मिक भी हो जाएंगे। 11th हाउस जिसे हम उपचय हाउस कहते हैं, इसमें समय के साथ वृद्धि होती है, और जो भी चीज इसमें है, जैसे इनकी कुंडली में केतु है जो धार्मिकता को बढ़ाएगा, समय के साथ ज्यादा धार्मिक होंगे। केतु धन का भी कारण होता है, अतः समय के साथ इनका धन भी बढ़ेगा। केतु को हम फ्लैग या झंडा भी कहते हैं, क्योंकि यह धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। अब 12वां हाउस, अब 12वां हाउस देखें, 12वें हाउस में 5वीं राशि लगी है जिसका स्वामी सूर्य है, और 12वां हाउस सबसे दूर का हाउस होता है। तो यहाँ क्या फल होगा? इसमें सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य 6th हाउस में बुध के साथ है, कुंभ राशि में, जो कि शत्रु राशि है, अतः धन का लॉस या व्यय हो सकता है। अपने जॉब में कभी भी प्रेशर में या इमोशनल ब्लैकमेल ना होना, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। किसी भी पेपर पर साइन नियम कानून के विरुद्ध मत करना, नहीं तो समस्या आ सकती है, क्योंकि सूर्य है नियम कानून मानने वाला, सब जिद्दी होता है, सब कुछ सही होना चाहिए ऐसा उसका मानना है। इसलिए आप गलती ना करें, क्योंकि शत्रु हाउस में है, सूर्य फंस गया है गलत हाउस में, वहां पे कोर्ट केस वगैरह हो सकते हैं। इनसे बचने का तरीका है कि आप नियम कानून से। अब सारे 12 हाउस का प्रोडिक्शन कुंडली के हिसाब से कर दिया गया है। अब हम प्रोडिक्शन करेंगे थ्रू द पामिस्ट्री, हस्तरेखा। हस्तरेखा का इसलिए हम लोग करते हैं साथ में प्रोडिक्शन, क्योंकि वो कुंडली तो बनाई जाती है, और वो स्टैटिक कुंडली होती है। जन्म जिस लग्न में हुआ, अब पूरी लाइफ वही रहेगा, वो चार्ट वही रहेगा, पर आपके काम करने से, कर्म करने से हाथ की रेखाएं बदलती हैं। और हाथ की रेखाएं भी एक तरह की कुंडली है जो गॉड गिफ्टेड है। ये गॉड की बनाई हुई कुंडली है, जो कि समय के साथ बदल भी सकती है आपके कार्यों के अनुसार। तो इसको अपने कुंडली से मिलान करना चाहिए। तो हस्तरेखा का कथन आपने जो प्रोडिक्ट किया है उसको चेक करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यहाँ पे ये जीवन रेखा है, प्रारंभिक जीवन कष्टमय रहा होगा,
56वें वर्ष के आसपास यहाँ पे जीवन रेखा टूटी हुई है। भाग्य रेखा बीच में कई बार टर्न हुई है, तो भाग्य में लगातार बदलाव हुआ होगा, लेकिन क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है, इस कारण से ग्रोथ शो कर रहा है। मस्तिष्क रेखा शुरू में एक थी, बाद में दो हो गई है। तो सर्टेनली एक समय के बाद जब किसी का जॉब लगता है या वो किसी कोई बिजनेस करता है, तो उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है, उसकी सोच में बदलाव होता है, वो भावुकता छोड़ के प्रैक्टिकल हो जाता है। तो बहुत सारे केस में दो मस्तिष्क रेखाएं देखी गई। ये विवाह की रेखा है, हार्ट लाइन जिसे कहते हैं। इसमें शुरुआत में काफी द्वीप हैं। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्टमय होगा। सूर्य रेखा काफी लेट हुई जनरेट हुई है, इसके मतलब प्रसिद्धि काफी लेट आएगी, 50 के बाद आएगी। क्योंकि जॉब या व्यवसाय अगर आप जीरो लेवल से शुरू करते हैं, तो तब तक आप सीनियर बनते हैं 45-50 के बाद। तो चलिए अब प्रोडिक्शन करते हैं। तो नंबर 1, जन्म से लेकर 10 वर्ष तक स्वास्थ्य स्वास्थ्य में खराबी, समस्याओं से भरा रहा होगा। क्योंकि अभी हमने दिखलाया कि यहाँ पे काफी द्वीप है, कट है। 15 वर्ष के करीब फिर स्वास्थ्य समस्या। 49वें साल में जीवन पर संकट आएगा, वो अभी हमने बताया यहाँ पे 49वें से लेकर 56 तक। पर आप बच जाएंगे और अपनी पूरी आयु कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बाद में रेखा कंटिन्यू हो गई है। 15 से 48 के बीच का समय सबसे अच्छा। तो देखिए 15 से लेके 48 के बीच में जीवन रेखा एकदम स्मूथ है। ये जीवन का सबसे अच्छा होगा, कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। आपकी भाग्य रेखा कई जगह मुड़ी है पर पूर्ण है, अतः जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे पर कार्य सभी सफलतापूर्वक संपन्न होंगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत पर जा रही है। अतः धन सम्मान आदर खूब मिलेगा और आप प्रबंधन का काम करेंगे। देखिए भाग्य रेखा कई बार टर्न हुई है, भाग्य ने कई करवटें ली हैं, और अंत में ये कहां जा रही है? बृहस्पति के पर्वत। सम्मान धन वैभव खूब मिलेगा। 28वें साल में आपकी मस्तिष्क रेखा दो भागों में बट गई। ऊपर वाली प्रैक्टिकल थिंकिंग, नीचे वाली इमोशनल थिंकिंग। यू आर वेरी इमोशनल एंड दिस इज नॉट गुड। ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल सो दैट सेकेंडरी लाइन डिसअपियर। क्योंकि इमोशनल होने पे लोग इमोशनल फूल बनाते हैं। जिंदगी में प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है, इमोशनल होने से कुछ भी नहीं मिलता है। तो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, नॉट टू बी इमोशनल। चौथा, हार्ट लाइन में शुरू में द्वीप नजर आ रहे हैं, मीन्स शुरुआती वैवाहिक जीवन में विश्वास की कमी। पर जैसे जैसे समय बीतेगा बॉन्डिंग बिकम्स परफेक्ट। अभी हमने बताया शुरुआत में एक काफी द्वीप और कट। अब हम लोग मून माउंट पर मछली मतलब विदेश यात्रा है, सुदूर प्रदेश से धन लाभ। आप विदेश जा सकते हैं या अपने प्रदेश से दूर, अपने गृह डिस्ट्रिक्ट से दूर, वहां से पैसा आने के चांस हैं। क्यों? क्योंकि मून माउंट पे, ये देखिए यहाँ मून माउंट पे मछली नजर आ रही है। ये इस वाले में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मछली है, ये मछली बन रही है। आपके हाथ में गुरु वलय है, अतः आप धार्मिक उदार तथा दूसरों का दिमाग पढ़ लेने की क्षमता रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गुरु वलय है, ये ऐसे लाइन जा रहा है। तो गुरु वलय बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोग प्रबंधन का काम करते हैं, मैनेजेरियल लेवल पोस्ट पे जाते हैं। आपका एक अट्रैक्शन और एक मैरिज है। कहां से पता चला? आप यहां देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे ये दो डार्क लाइन, तो इससे पता चल रहा है कि एक तो अट्रैक्शन होगा और एक मैरिज श्योर है। अब हम लोग प्रोडिक्शन करेंगे थ्रू द न्यूमरोलॉजी। जातक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम और जन्म दिनांक नहीं बताए गए। या कैसे निकाले जाते हैं इसको जानने के लिए मेरे अंक ज्योतिष के वीडियो जरूर देखें। उसमें मूलांक, भाग्यांक, नामांक, स्तूपांक निकालने का तरीका बताया गया है। आप खुद से निकाल सकते हैं किसी का भी। फिलहाल जिसका हम ये पढ़ रहे हैं उसका मूलांक 7, भाग्यांक 2, नामांक 7, स्तूपांक 9 है।
उन सभी का सम 25 दैट इज 7 आया, तो इनका शुभांक 7 हुआ। आपका मूलांक, नामांक तथा शुभांक 7 है, अतः यह आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लकी नंबर है। अदर लकी नंबर में 2 है। लकी डेट्स इसीलिए आपकी क्या होंगे? 7, 16, 25, 2, 11, 20 और 29। तो 7, 16, 25 का सम 7 आ रहा है, 2, 11, 20 और 29 का सम 2 आ रहा है। ये दोनों आपके लिए शुभ है। इसी तरह से लकी ईयर्स भी इन्हीं नंबर्स में आएंगे, 7, 16, 25, 34। 34वें साल आपकी शादी का योग बन रहा है। शादी लेट है, क्यों? केंद्राधिपत्य दोष के कारण। 43, इसका भी 7 आ रहा है। फिर 2, 11, 20, 29 और 38, ये सारे लकी ईयर्स हैं। ऑस्पिशियस कलर्स, शुभ रंग होते हैं, हल्का नीला, हल्का हरा, ककरेजी, मिल्की, हल्का पीला। और आपके शुभ दिन है संडे और मंडे। 21 जून से 25 जुलाई के बीच जो दिन है, जैसे 25 जून, 29 जून, 7 जुलाई, 16 जुलाई, 25 जुलाई, ये आपके लिए अति शुभ है। इन दिनों में कोई कार्य करेंगे जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि 21 जून से 25 जुलाई के बीच में 7 नंबर अति शुभ होता है। अब जन्म कुंडली, हस्तरेखा और अंत ज्योतिष के अध्ययन के बाद उपाय, आपके लिए उपाय कि किन उपायों से किया किया जाए, जिससे कि जो कुछ थोड़ा बहुत अशुभ है उससे आपको रिलीफ मिले। तो रेमेडीज आफ्टर स्टडिंग द बर्थ होरोस्कोप, पाम रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले जरूरी है, इस कुंडली में सब कुछ अच्छा है, कमी सिर्फ है अस्त बुध की। तो अस्त बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पन्ना 5 या 6 रत्ती, एक रत्ती फॉर द 10 kg, जितना वजन हो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। कनिष्ठा उंगली में बुधवार के दिन गंगा जल से शुद्ध करने के बाद ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो शाह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करते हुए धारण करें। गुरु बृहस्पति के केंद्राधिपत्य दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए नहाएं, तथा पूजा के वक्त भी इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र या दोनों का जाप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। इससे चंद्र दोष कम होगा, क्योंकि आपकी नवांश कुंडली में ग्रहण दोष लग रहा है। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करें, वैसे भी वो स्ट्रांग है क्योंकि आपकी कुंडली में वो वर्गोत्तम है, साथ में वो अपनी स्वराशि में है। तो जो नवांश कुंडली में चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है उसको कमजोर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ। और जब भी कभी चंद्र ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण जब भी पड़े तो उस चंद्र ग्रहण के समय में मंदिर को तो ढक दिया जाता है, पर आप आसन लगा के चंद्रमा के लिए प्रार्थना करें। चंद्र मंत्र, चंद्रमा के जो भी मंत्र हैं आपको याद, उनको अपनी स्वेच्छा से जितनी देर तक जाप कर सकते हैं करें। इससे आपको विशेष फायदा होगा, क्योंकि आपकी स्थिति, आपकी कुंडली में ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण दोष को दूर करने के लिए ग्रहण के समय में ही चंद्रमा की उपासना करने से चंद्रदेव खुश होंगे। यह उसी तरह से है जैसे जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, उस समय जो उसकी हेल्प करता है, उसका नाम लेता है, तो उस पर विशेष कृपा होती है। वो मुसीबत से निकलने के बाद वो उसको हमेशा याद रखता है, क्योंकि ग्रहण के वक्त में ग्रास चंद्रमा का हो रहा है, चंद्र ग्रहण में, उस मुसीबत के वक्त में आपने उसका नाम लिया है, तो ये एहसान चंद्रमा आपको जरूर रिटर्न देगा। इनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, क्योंकि गुरु 11 डिग्री पर है और केतु 2 डिग्री पर है, अतः राहु केतु हाफ कर्क से गुरु बाहर होता है। इन जातक को कई लोगों ने यह बताया था कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और उन्होंने इसकी पूजा भी करा डाली थी। पर मेरी नजर में काल सर्प दोष से ये बच गए हैं, बहुत ही मामूली अंतर से। आप यहाँ देख सकते हैं, गुरु 11 डिग्री 26 मिनट है और राहु केतु की पोजीशन 2 डिग्री 27 है। तो आप देखिए, गुरु और केतु, केतु 2 डिग्री पे है और गुरु 11 डिग्री पे है। गुरु उस 2 डिग्री से बाहर निकल गया है। और अगर कोई भी ग्रह
कोई भी एक ग्रह राहु केतु हाफ कर्व के बाहर होता है तो आप काल सर्प दोष से बच जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। वैसे तो स्थूल देखने से तो ये लगता है कि काल सर्प दोष है, क्योंकि राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, सारे ग्रह बाकी आधी कुंडली में है और आधी कुंडली पूरी खाली है। तो स्थूल रूप से देखने पे तो काल सर्प दोष लग रहा है, पर सूक्ष्म देखना चाहिए, जरूरी है। तो ये काल सर्प दोष नहीं है। इनकी कुंडली में मांगलिक दोष भी नहीं है, ना ही चंद्र कुंडली में है और ना ही लग्न कुंडली में है। आप देख सकते हैं मंगल लग्न कुंडली में 9वें हाउस में है, जहां पे कि मंगल दोष नहीं होता। मंगल दोष होता है 12वें में, पहले में, चौथे हाउस में, 7वें में और 8वें में। तो यहाँ बच गया। और जब चंद्रमा को 4 नंबर यहाँ लगाएंगे तो 4 के पहले 3, फिर 2, फिर 1, तो 2 में मंगल है, फिर से बच जाएंगे। तो इस तरह से ना ही चंद्र कुंडली में और ना ही लग्न कुंडली में ये मांगलिक नहीं है, ये कालसर्प दोष से भी बरी है। तो मित्रों, कैसा लगा मेरी ये विवेचना? कुंडली कैसे हम बनाते हैं, कुंडली कैसे हम देखते हैं, कैसे हम भविष्यवाणी करते हैं? तो ये फलादेश पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।